और सुनना है। तो इसी बातों के साथ सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वीर कदम साहब। अब आगे के लिए हम अध्यक्ष उद्बोधन के लिए माननीय बादल सिंह बोस साहब को बुलाना चाहेंगे। राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब। माननीय बादल सिंह बोस साहब को बुलाना चाहेंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। आज के सभी विचारकों के विचार मैंने जाने हैं और इनमें खास बात निकल कर जो आई है वो है कि सभी साथी इसको आगे भी पढ़े जाने के पक्षधर हैं और कदम साहब ने इसमें संशोधन की भी बात कही है और एक परीक्षा की बात बताई और ऋषि पाल रवि साहब ने इसको सुबह की बजाय शाम को बात रखने की बात कही है। मैं इनको क्लियर करते हुए समाप्त करूंगा, समय भी हो चुका है। हम सभी साथी जानते हैं कि बुद्ध एक अवस्था है, जागृत अवस्था। जो व्यक्ति जागृत हो जाता है सभी प्रकार के तत्वों से, जिस प्रकार से तथागत ने अपने अंतिम उपदेश में कहा कि हे सुमंगल, मेरे धम्म बने में 4 प्रकार के पद हैं। इसमें श्रोतापन्न है, स्कृतागामी है, अनागामी है और अरहत है। जो जागृत अवस्था वाला व्यक्ति होता है वो इन 4 पदों से लेकर अरहत पद को प्राप्त करता है। जागृत व्यक्ति कैसे होता है और किससे जागना है? एक तो गहरी निद्रा होती है। गहरी निद्रा उस व्यक्ति को आती है जिसको वास्तविक नींद आती है, और एक होती है तंद्रा, एक निद्रा और एक तंद्रा। तंद्रा एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति झूठ मूठ का सोने का नाटक करता है, जानते हुए भी अनजान बनकर गहरी निद्रा में जाता है, मिथ्या दृष्टि में जाता है। अष्टांगिक मार्ग के सम्यक दृष्टि में इसका वर्णन बहुत अच्छे से मिल जाता है। कबीरदास जी ने कहा है कि निद्रा कैसी होती है? जब अखियन में नींद घनेरी, तकिया बिस्तर का क्यारे। जिसको अच्छी नींद आती है वो कहीं भी सो जाता है, और हमारा मजदूर और किसान जो है, भारत में कृषि प्रधान है हमारा देश, मजदूर हमारा समाज, भोजन समाज मजदूरी करता है, श्रमिक है, तो इसको बहुत अच्छे से नींद आती है। लेकिन जो झूठ मूठ का सोने का नाटक करते हैं, वह सुविधा भोगी लोग, कंफर्ट लिविंग कैडर से जो 2% हमारा समाज है, जिसे हम पैसे वाला भी कह सकते हैं, एम्प्लॉय भी कह सकते हैं और संसाधन युक्त व्यक्ति भी कह सकते हैं, ये जानबूझकर झूठा सोने का नाटक करता है। और एक तरफ हम कहते हैं कि हमें लड़ाई लड़ना है। जब आप सो ही नहीं सकते, अपनी नींद को ही आपने नहीं जीता। एक व्यवस्था ऐसी है कि 6 बजे पूरे कार्यक्रम निपटा के अपने घर चले जाते हैं और हम 7 बजे उठने में ये महसूस करते हैं कि बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो इसका समय शुरू में 6 से 7 रखा था और आगे चल के और 6 से 7 में रखूंगा। कितने व्यक्ति जागृत हैं ये पता चल जाएगा, बुद्धिस्ट की अवस्था को कितना लोग समझना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने समझकर, सोचकर और जानकर और पढ़कर ये महसूस किया कि मेरे समाज का उद्धार कौन कर सकता है, जो वंचित समाज है उसका उद्धार कौन कर सकता है। इसकी पहचान सोसाइटी के रूप में क्यों नहीं है? तो ना तो हम सोसाइटी के रूप में विकसित हैं और ना संस्कार के रूप में हमारे पास कोई कार्य है।
1956 में बाबा साहब इस मार्ग को हमको देकर जाते हैं और 1972 में एक और इसी में ऐसी विसंगति आ जाती है कि आप तंद्रा में बैठे रहिए। यही बुद्धिज्म है, यही असली बुद्धिज्म है। तो हमारा सुविधा भोगी समाज इस तंद्रा की अवस्था में जानबूझकर जा रहा है। हम किसी की आलोचना नहीं करते, ना आलोचना करना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्य है, लेकिन हमारे लोगों को बताना हमारा उद्देश्य है कि पीड़ित मानवता के लिए ही तथागत का जन्म हुआ। नहीं तो सिद्धार्थ राजकुमार के पास बहुत सुविधा थी, 4-4 महल बनवाए थे उनके पिता ने, अलग अलग ऋतु और मौसम के हिसाब से उनके पिता ने महल बनवाए थे और इतनी सुविधाएं उनके पास तैयार की गई थी। जब हम अध्ययन करते हैं बुद्ध धर्म के उसमें, तो क्या क्या नहीं किया उनके पिता ने कि यही संसारिक रूप में फंसा है, लेकिन जागृत व्यक्ति सोते हुए भी जागते रहते हैं। काम सबको है, बहुत काम है, राजा के राजकुमार को भी बहुत काम था, लेकिन उसने देखा कि पीड़ित मानवता कि बुद्ध मुझे कार्य करना है। समस्या बहुत बड़ी थी, छोटी समस्या से उनका घर से निष्कर्षण हुआ था, लेकिन इस समस्या ने बड़ा रूप ले लिया था। बुद्धेन धम्मा में हमने पढ़ा, 3 बार पढ़ा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो 32 डिग्री धारी है, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है और पूरे विश्व में उसका लोहा माना जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है, तो फॉलोअर उसके होना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम उनके फॉलोअर ना होकर 1972 में जो एक व्यवस्था हमारे पास आई कि आंखें मूंदकर बैठ जाइए और सांस आ रही है और सांस जा रही है उसको देखते रहिए। ये सांस क्या है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा, इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी। इसको गुरु रविदास जी ने भी कहा, सबसे बड़े रूप में कहा, सोहम। सोहम का उल्टा होता है हंसा। हंस का मतलब ये होते हम सांस खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो हा के साथ खींचते हो, सा के साथ छोड़ते हैं, इन दोनों को मिलाकर होता है हंसा। इसको अगर आप बनाए रखें, अच्छी तरह से बनाए रखें, ऑक्सीजन आप अच्छी तरह से लेते रहे, पर्यावरण अच्छा होगा तो ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी। बहुत बड़ा इसके अंदर दर्शन छुपा हुआ है सोहम के नीचे। कई बार आपने रविदास जी का ऐसा फोटो देखा होगा, तो यहाँ पंजाबी और हिंदी में लिखा रहता है सोहम, उसका यही अर्थ है। और डॉक्टर के पास हम सबसे पहले जाते हैं तो वो हमारी नब्ज पकड़कर देखता है कि इसकी सांस कितनी चल रही है, सांस के साथ ब्लड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, तो हमारी नसों में ये सर्कुलेशन कैसा चलता है, जीवित रहने की दशा ही श्वास है। तो हमने अधिकतर बाबा साहब की बात को 1956 से नहीं माना और 1972 से जो व्यवस्था चली उसके हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा भोगी लोग इसके फॉलोअर बनते चले गए, और गरीब और मजदूर और बहुजन समाज, मूल्यवासी समाज जो मेहनत करता है, दुख में जीता है, अवसाद में भरा पड़ा हुआ है, उसको इस सांस से क्या मतलब, वो तो मेहनत करता है, कमाता है, खाता है, तो इससे हमारे समाज का ज्यादा उद्धार नहीं होने वाला है। इसी समाज का उद्धार समाज से दूर, कबीरदास जी के जितने भी उपदेश या कैडर हुआ करते थे वो रात में बस्ती से दूर हुआ करते थे और सहज साधु सहज समाधि भली, सरल होने का वो कहते थे, सरल होइए, ज्यादा जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी समाज क्या करती चली गई, हमको जरा सा भी पसंद नहीं आया, हमारी नाक ऐसी हो जाती है, इसको घृणी कहते हैं, नाक को घृणी कहते हैं, और घृणी के द्वारा घृणा फैलती है। जब भी कहीं हमको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है तो हमारी नाक घृणा से भर जाती है, यहीं से शुरुआत होती है। एक घृणा के कारण मैत्री भाव हमारा उस समाज के प्रति खत्म हो जाता है जिस समाज में छोटे मोटे दुख हैं, बड़े बड़े दुख नहीं है समाज में, छोटे मोटे दुख।
गरीब समाज को हमको तैयार करना है, उसमें जाकर बैठना है, उससे घृणा नहीं करना। मजदूर और गरीबों को आंख मूंद कर बैठना, श्वास खींचना और श्वास लेना, इससे लाभ नहीं होने वाला है। लाभ होगा तो आपके मैत्री भाव से, आपकी मित्रता से। सुबह सुबह हम इसको क्यों चलाते हैं? क्योंकि जिसकी सुबह शुरुआत अच्छी हो जाती है, उसको शाम तक बहुत अच्छी चलती रहती है। सुबह हम ऑनलाइन चलाना चाहते हैं और सुबह ही चलाएंगे, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सुबह ही चलना चाहिए, और बल्कि 7 की बजाय 6 बजे से चलना चाहिए और 7 बजे खत्म हो जाना चाहिए। और शाम को 7 से 8 बजे तक फिजिकल रूप से परिवार में बैठिए, मोहल्ले में बैठिए, और जो भी आप थोड़ा बहुत बुद्धि के समय का खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, समाज को खिलाइए, प्रेम बांटिए, तभी समाज आपके पास आएगा। जैसे के बहुत साफ कहते हैं कि पास है पास और पास है प्रेम। अगर आप समाज के पास जाओगे तो प्रेम भी बनेगा, मैत्री भाव वैचारिक भी चलेगा। समाज के बीच आप बैठकर तो देखिए समाज कितना खुश हो जाता है। किसी गांव में जाकर 2 जने आप पढ़े लिखे सब समझ और सफेद कपड़े बैठकर जाइए, तो समाज रात को आपको पूरा समाज घेर लेगा। फिजिकली काम समाज को शाम को 8 बजे है, ऑनलाइन नहीं होगा। क्योंकि हमारा मजदूर गरीब समाज जो जिसको हमें सेवा देना है, जिसकी बुद्ध ने कहा है सेवा देना है, बाबा साहब जिसके लिए रात दिन लड़े, वो समाज को ऑनलाइन से कोई लेन देन नहीं है। उनके पास एंड्रॉइड भी नहीं है। ये तो जागृत व्यक्तियों के लिए एक होता है मालिक, उसकी फैक्ट्री होती है, और एक होते हैं उसमें 2 प्रकार के कार्य करने वाले कार्यकर्ता, तकनीकी कार्यकर्ता और प्रोडक्ट को बनाने वाले कार्यकर्ता। तो मालिक भी है हमारे पास, तकनीकी रूप से हमको शिक्षा देने वाले लोग भी हैं, और हम काम करने वाले लोग भी हैं जिनको समाज में जाना है। हम समाज में नहीं जा रहे हैं, स्वपरक आंदोलन चलाना चाहते हैं और कहते हैं कि संख्या कम क्यों हो रही है, कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम इस बात को लेकर कभी समाज में कहे ही नहीं कि एक आपकी किताब है, इस किताब की 1-2 लाइन समझा के आइए, हमें समझा के आना चाहिए और एक किताब के बारे में बताना चाहिए। छोटी-छोटी किताबें भी बहुत हैं। हर महीने कम से कम 2 किताब समाज के व्यक्तियों को भेंट करने की योजना बनानी चाहिए। छोटी किताब इसकी ₹40 की आती है, जो नागपुर इंजीनियर एसोसिएशन ने निकाली है। वो किताब हमको खरीदना चाहिए 100-100, 200 प्रत्येक व्यक्ति को, और हर महीने 1-2 जागरूक व्यक्तियों को बाँटना चाहिए। और फिजिकल रूप से ये ऑनलाइन है, ये मात्र एक एरर है, संकेत है, एक कोचिंग है। ऑनलाइन क्या है? एक कोचिंग, जो लगभग 45 मिनट की होती है, लेकिन चलना हम सबको होगा। कोचिंग से काम नहीं चलेगा, इसमें तो सिर्फ लिंक बनाई जाती है कोचिंग में, और 45 मिनट की कोचिंग पढ़कर अगर इस लिंक पे स्वयं का अभ्यास जो व्यक्ति करता है, वो आईएएस भी बनता है, आईपीएस भी बनता है, आईआरएस भी बनता है, और नौकरी भी लग जाता है विभिन्न प्रकार की। लेकिन चलना हमको होगा, जो हम नहीं चल रहे हैं। इस बात का डर बाबा साहब को था। उन्होंने लिखा था कि बुद्ध धम्मा का भारत में भविष्य क्या होगा। तो भविष्य आज हमको दिखाई दे रहा है कि 22 राज्यों में हमारी कार्यकारिणी होने के बाद भी एक-एक राज्य से 2-2 व्यक्ति जुड़ते हैं, 44 दिखा रहे हैं। अगर हम औसत देखें, वैसे इसमें सभी जगह से नहीं है, औसतन देखा जाए तो 22 राज्य में या 25 राज्य में हमारी कार्यकारिणी है, तो एक राज्य को हम इसको डिवाइड करें तो 2 लोग आते हैं। अगर हम 2 लोग को 10 लोग में कर दें, तो संख्या बढ़ सकती है। लेकिन हम एक-दूसरे पे कहते हैं कि तुम 5 लोगों को फ़ोन लगाओ, तुम 5 लोगों को फ़ोन लगाओ, लेकिन फ़ोन कोई नहीं लगाता है कि आपको बुद्ध धम्मा में जुड़ना है। ये संख्या कम होती जा रही है। 50 लोग भी अगर चाह लें कि मैं कल 2 साथी जोड़ूँगा अगले बुधवार, तो ये संख्या 150 हो सकती है। 50 लोग अभी भी जुड़ेंगे, ये 150 हो सकती है। तो भारत में इसका भविष्य यही हो रहा है कि व्यक्ति इस पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बुद्धिजीवी लोग सुबह-सुबह इतवार को बैठकर सब दिन विपश्यना करते हैं। 1-2 घंटे विपश्यना करते हैं, लेकिन विपश्यना का सही अर्थ क्या है? खुद को देखो, खुद की समाज को देखो। अच्छे तरीके से देखो कि इसमें क्या कमियाँ चल रही हैं, और इसकी परीक्षा का भी हमने बड़े पैमाने पर कार्य कर रखा है। लुम्बिनी कार्यक्रम के बाद इस परीक्षा को भी हम उसमें लाएँगे, और कई एक्सपर्ट और हमारे कई अच्छे जानकार भिक्षुओं को भी हम बुद्ध धम्मा के 3 बुधवार को
इसका वाचन करेंगे, चौथे बुधवार को उन पर विश्लेषण एनालिसिस करेंगे। जब तक 3 बुधवार की चैप्टर जो पढ़े गए हैं उनका पूरा एनालिसिस नहीं हो जाएगा, जब तक हम आगे अध्ययन नहीं करेंगे, चाहे 2 बुधवार को भी एनालिसिस हो। और समय लगभग हो चुका है, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। शेष बातें अगले बुधवार को होंगी, उसके बाद हम इसकी प्रस्तावना के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, नमो। बहुत बहुत आभार माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आपने बिल्कुल विस्तार से स्पष्ट कर दिया हर चीज कि कैसे हमें कार्य करना है। और ये सुबह ही होगा, और मेरा भी ख्याल से सुबह ही होना चाहिए, क्योंकि शाम पूरा दिन फिर हम अलग दूसरे कामों में लग जाएंगे, और शाम को हम जो हमारे मजदूर भाई हैं जो हमारे मोहल्लों में बस्तियों में रहते हैं, हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। अब हम समापन की ओर चलते हैं। सभी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। हम सभ्य सत्ता करेंगे सामूहिक। सभी अपने हाथ जोड़ लें।